ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता क्या है? जो फोटोसिंथेसिस में जो टोटल एनर्जी बनती है वो क्या होती है? हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड इन एन ऑटोट्रॉप, रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर यूज्ड अप बाय एन ऑटोट्रॉप, यूज नहीं करता है ना, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द बॉडी ऑफ एन ऑटोट्रॉप। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? rate at which organic molecules are transferred to next higher trophic level। अच्छा, जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना। फोर्थ क्या होगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या होगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज जीपीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं है। If we completely remove decomposers, mineral movement will be blocked। क्या करते हैं decomposers? कौन सी साइकिल चलाते हैं? हाँ, जो हाँ कौन सी साइकिल रन करते हैं? डिकम्पोजर्स की हेल्प से कौन सी साइकिल चलती है? मिनरल साइकिल, डेट्राइटस साइकिल। और हाँ, सही है, आपका सही है। और डिकम्पोजर से एक साइकिल रन करते हैं, जिस डिकम्पोजर की हेल्प से वो साइकिल चलती है। डेट्राइटस होता है, डेट्राइटस को डिकम्पोज कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। डेट्राइटस क्या होता है पढ़ेंगे अभी हम। डेट्राइटस फूड चेन किसकी हेल्प से चलती है? डिकम्पोजर्स की हेल्प से। डेट्राइटस बेसिकली क्या होता है? डिकम्पोज, जो कि डिकम्पोज नहीं, जो कि डेड मटेरियल होता है। डेड हो गया, रॉटिंग मटेरियल हो गया, जो भी, जैसे कि डेड लीव्स हो गई, डेड एनिमल, कोई भी डेड एनिमल, कोई भी डेड लीव्स, पत्ते झड़ झड़ के गिर जाते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं? उसको सबको डेट्राइटस ही तो बोलते हैं। उन पे वर्क करने वाले, वर्क कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। डेट्रीवोर्स वही डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं उनको। तो अगर डिकम्पोजर्स हट जाएंगे, फाइनली देखो जो डेट्राइटस से बनता क्या है? डेट्राइटस फूड चेन का रिजल्ट क्या होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज योर मिनरल्स, है ना। तो अगर डिकम्पोजर्स हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। An ecosystem resists change because it is in state of। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है ये बताओ सबसे पहले। हाँ, किसकी क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम इकोसिस्टम में? एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स को हम लोग इकोसिस्टम में इंक्लूड करते हैं। एबायोटिक तुम्हारा वाटर हो गया, एयर हो गई, सॉइल हो गई, है ना। बायोटिक फैक्टर्स कोई भी, जैसे कि ये पोन्ड को हम लोग इकोसिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। पोन्ड जो होता है, क्यों कर सकते हैं? हाँ, सेल्फ सस्टेनेबल होता है ना, सेल्फ रनिंग होता है, सेल्फ सस्टेनेबल होता है। क्यों होता है? हर्बीवोर्स होते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जूप्लैंक्टन्स हो गए। उसके अलावा प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। तो जो पॉन्ड है वो एक इकोसिस्टम होता है ना, वहां पर एबायोटिक बायोटिक दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट है। तो इकोसिस्टम क्या चाहेगा? चेंज नहीं चाहेगा। क्या चाहेगा? कि वो अपनी जो जिस स्टेट में वो अभी है उसी में रहे। जैसे हमारी ह्यूमन की बॉडी होती है, हम लोग जिस भी टेम्परेचर में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ना। हायर टेम्परेचर में जाएंगे तो भी शिवर करना स्टार्ट कर देंगे।
मतलब लोअर टेम्परेचर में जाएंगे तो शिवर करना स्टार्ट कर देंगे, हायर टेम्परेचर में जाएंगे तो स्वेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं ना हम अपना। तो इकोसिस्टम भी क्या करता है, अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है, चेंज को रजिस्ट करता है। इकोसिस्टम भी तो लिविंग और नॉन लिविंग से मिलके बना है। हाँ, उसको ले लेंगे। सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होती है ना एक, ये खुद से सरवाइव करती है, इसके पास इसके बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, तो कहीं और से कुछ थोड़ी ले रहा है, इसके पास इसका सब कुछ है, तो ये अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। समझ रहे हो ना? What is true about ecosystem? It is self-regulatory, self-sustained, top carnivorous have climax, tropic level position and all. तो सब सही है इसमें। All. हाँ, all. Next question करो। The pyramids of number in grassland ecosystem will be. अच्छा, इसका कोई एक्सेप्शन भी होता है क्या? अच्छा, कौन सा ऐसा जो इकोसिस्टम है, कौन सा ऐसा पायरामिड है इकोसिस्टम के अंदर जो हमेशा अपराइट रहता है? एनर्जी वाला, ठीक है। Energy. हाँ, पायरामिड ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है, वो ऑलवेज अपराइट होता है। यहाँ पर अपराइट भी होता है और इसका एक एक्सेप्शन है, इन्वर्टेड। Group of 2 or more than 2 plant species is called as Plant community. Plant सही है, community. सही है। किसी को कंफ्यूजन? देखो, ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 प्लांट स्पीसीज, प्लांट की दो अलग अलग स्पीसीज है, एक स्पीसीज क्या बनाती है, पॉपुलेशन बनाती है। अगर प्लांट की दो स्पीसीज होंगी, दो अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी, क्योंकि एक पॉपुलेशन में, एक कम्युनिटी के अंदर मोर देन 1 पॉपुलेशन सरवाइव करती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे देन, कम्युनिटी बोलेंगे। और किसी कम्युनिटी, क्योंकि हम प्लांट्स की स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो प्लांट कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबल प्लांट कम्युनिटी फॉर्म ड्यूरिंग सक्सेशन इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अच्छा, और जो सबसे पहली जो कम्युनिटी होती है, जिससे पायोनियर कम्युनिटी, ठीक है, जहां से सक्सेशन स्टार्ट होता है, पायोनियर कम्युनिटी बोलते हैं उसे। सक्सेशन इन ए वाटर बॉडी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ Mesophytic vegetation. मीजोफाइटिक। अच्छा, अगर यहाँ पर वाटर बॉडी ना होके टेरेस्ट्रियल होता, तो हम क्या बोलते? तब भी mesophytic ही होता है। सक्सेशन इन वाटर बॉडी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मीजोफिटिक पे ही खत्म होता है, ठीक है। अगर जीरोफिटिक भी स्टार्ट होगा या उसको हाइड्रोफिटिक भी स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ पर होगा वो, मीजोफाइट्स पे खत्म होगा। हाँ, Mesophytic का मीन्स क्या होता है? मीजोफिटिक का मीन्स क्या होता है, जहां पर वाटर भी होता है और लैंड भी होती है, दोनों चीजों का जो मिक्सर होता है, उसको मीजोफिटिक वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। कल क्यों नहीं आई थी तुम? कल हमें सर से श्वेता? आई क्योंकि कल हमारे पास फोन नहीं था, हमारे भाई अलीगढ़ गए थे। कहाँ गए थे? सिंसियर बच्ची है वो, क्लास लेती है डेली। कहाँ गई थी तुम? अलीगढ़ गए थे भैया हमारे। अच्छा, भैया तुम्हारे कहीं गए थे, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कंपटीशन फॉर फूड, अभी बाकी को नहीं दिखेगा। मैम हमारे बारे में कुछ पूछा मत करिए क्लास में, जब आप अकेले होकर तभी पूछा करिए, वरना वो लड़ नहीं बच्चे बेटा, परेशान। किसने बोला ऐसा?
मजाक ऐसे उड़ाते हैं हम किसमें बस देख। ये इनको थप्पड़ लगेंगे, ऐसे कैसे कुछ बोलेंगे ये, हाँ बताओ, तुम क्वेश्चन बनाओ। कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर इन closely related species growing in the same area. सेम एरिया, इसको क्या बोलेंगे? कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। कल ही पढ़ा है तुमको, चट्टू दिखेंगे कल ही पढ़ा है ये। क्या बोलेंगे अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के अंदर कंपटीशन होता है? क्लोज सही बोल रहे हो यार, मैं गलत हो गई। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ज्यादा कहाँ होता है? क्लोज रिलेटेड स्पीसीज के अंदर, मतलब फूड लाइट और स्पेस के लिए मोस्ट सीवियर किसमें है? हमने कल ही बात की। नहीं नहीं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बोल रहा है ना, इंट्रा स्पेसिफिक है ये। अनरिलेटेड बोलता देन ये क्या होता? इंटर स्पेसिफिक होता। क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को इन द सेम एरिया। तुम बताओ जरा, कंफ्यूज कर देना मुझे। सही है ये, इंट्रा होगा या इंटर होगा? इंटर होगा। इंटर होगा या इंट्रा होगा? Inter. होगा ना, इंटर। तो इंटर ये होगा। बोल रही है ना। इंट्रा होगा ये। क्लोजली रिलेटेड, अगर रिलेट करके बोल रहा है, जो स्पीसीज दो रिलेट कर रही है, तो क्या होगा फिर? वो रिलेट कर रही है स्पीसीज। अगर अनरिलेटेड होता तो फिर उसको क्या बोलते तुम लोग? तो इंटर इंटर बोलते। स्पेसिफिक होता है। तो इंटर स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर ये रिलेट कर रही है। रिलेट कर रही है मतलब कि सेम स्पीसीज है। तो इन कल भी मैंने बताया था ना कि इंटर और इंट्रा में से ज्यादा कंपटीशन सीवियर किस में होता है? इंटर में या इंट्रा में? इंटर इंट्रा में होता है। नहीं, इंट्रा में होता है। कल पहली बात यही बोली थी। इंट्रा, हाँ सॉरी सॉरी वो इंट्रा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया, सेम नीश में जो स्पीसीज रह रही है। All the living organisms and non-living factors of the earth constitute biosphere. फिर हाँ, biosphere, ठीक है। Next बनाओ। The term biosphere is used for the zone of the earth where life exists. In the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. what option is correct? कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन कहाँ गया? बायोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर भी आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर भी आ जाता है और एटमॉस्फेयर भी आ जाता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बनाओ। Which one of the following is a matching pair of certain organisms and kind of association? Shark and suckerfish commensalism, ठीक है। सेकंड Algae and fungi in lichens. अच्छा, तो ये शार्क और शकरफिश का कैसा होता है? ये शार्क क्या है? किसमें आती है शकरफिश? ना ना, वो तो ठीक है, तो पैरासिटिक होगा। ये कौन से फाइलम में आती है? साइकोस्टोमेटा में। हाँ सही है, आपका सही है। किसमें आती है? साइटोस्टोमेटा। सकरफिश कैसा समूह होता है इसका? याद नहीं आ रहा? ऐसे गोल गोल सा मुंह होता है, यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं इसके, ऐसी सी कुछ ज्वाइन दिखती करके है, अपना न्यूट्रिशन करती है। ठीक है। शार्क के ऊपर ये वहां से क्या करती है? ब्लड चक करती है। बेचारी शार्क इतनी बड़ी होती है, पता भी नहीं चलता कोई खून चूसे जा रहा है मेरा। और ये थर्ड जो है, ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज। कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म,
फोर्थ जो कस्केटा ग्रोइंग ऑन द अदर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये क्या होगा? पैरासाइट। पैरासिटिज्म होगा। अमरबेल जो होती है ना, पूरे पेड़ को कवर करके रखती है, येलोइश येलोइश व्हाइटिश व्हाइटिश, देखिए ना सबने अमरबेल देखी है ना? नहीं देखी? नहीं देखी? हाँ देखी है, हाँ तुमने देखी है, कुछ लोगों ने नहीं देखी। ऐसे जाओगे ना रास्ते पे, कोई तो एक रास्ता है, मैंने देखी है यार यही रोड पे, हाँ मैरिज रोड पे है। हाँ सेंटर पॉइंट की तरफ जाते हैं ना। तुम सब लोग अलीगढ़ से हो? तुम नहीं हो है ना? तुम भी नहीं हो? अलीगढ़ से हो? कैसा सा शहर है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मतलब जब मैं यहाँ पहले आई थी मुझे लगा था कि मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगी यहाँ पे। आशु ने वही दुख में आशु ने, बस ऐसा हो गया देख के यहाँ पर इस शहर को देखकर। नेक्स्ट करो। ट्रैफिक और गंदगी वगैरह इस वजह से। वही इतनी गंदगी, इतनी इतनी सा रोड और फिर गंदगी इतनी सारी वहां पर। मिनीमाता डिजीज वाज कॉज्ड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ मर्क्यूरी, फिश कंटेंट। मरकरी की वजह से। जिसको याद ना रहे एम से एम याद रख लेना, मरकरी की वजह से मिनीमाता डिजीज होती थी। और है यार, और है वही ये CO is harmful It because forms stable compound with hemoglobin. हीमोग्लोबिन के साथ स्टेबल। अच्छा इसका, हाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। कितना रेट होता है इसका ऑक्सीजन के कंपैरेटिव? 200 हाँ 200 या 300? 200। क्यों ऐसा, क्यों क्यों शट डाउन करे? नहीं करना हमको। रिमोट कहाँ पर है? स्टार्ट करो, ये पढ़ना है, वेलकम। अच्छा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन फूड इज कॉल्ड Gross primary productivity. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? बायोमास। Amount of biomass. बायोमास, ठीक है। हाँ, और स्टैंडिंग स्टेट? Inorganic mass. इनऑर्गेनिक। स्टैंडिंग क्या हो गया? ऑर्गेनिक मटेरियल जितना एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर जितना बायोमास प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टेट क्या हो गया? जितना इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। Bacteria are essential in carbon cycle as decomposers। हाँ डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया के अलावा कौन कौन से डिकम्पोजर्स होते हैं? Fungi. और बैक्टीरिया के अलावा कौन कौन से डिकम्पोजर्स होते हैं? Sporozoans. Fungi. हाँ क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही है। 5 मिनट होते हैं। हाँ वही फंजाई हो गया ना। कैसा कुछ अलग दिख रहा है क्या? The two different species cannot live for long duration in the same niche or habitat. This law is called competitive exclusion principle. competitive exclusion Option principle। हाँ ऑप्शन 3। Which of the following is a correct pair? Cuscuta. Parasite। ऑप्शन Bamboo plant is growing in a
be the trophic level of it? First trophic. फर्स्ट टॉपिक अच्छा, और ये कौन सा वो बनाते हैं? कुछ नहीं, बैम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन ए फार फॉरेस्ट, देन व्हाट विल बी द ट्रॉपिक लेवल? कौन सा ट्रॉपिक लेवल होगा? बैम्बू प्रोड्यूसर होता है तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाएगा। व्हाट इज कीस्टोन स्पीसीज? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कीस्टोन स्पीसीज के लिए। कोई गलत आंसर नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ के आंसर देना है। Second वाला. मैंने बोला है कोई गलत आंसर नहीं करेगा, पढ़ फोर्थ के वाला. मेरे को ना मेरी आवाज सुनना अच्छा नहीं लगता। फोर्थ ऑप्शन होगा शायद. बंद करो से। सबको फोर्थ लग रहा है? जी. हाँ हाँ ठीक है जी, एक्सप्लेन करो जरा। जैसे कि हमारा क्या प्लान कर रहे हैं हम इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है टाइगर लायन का एग्जाम्पल ले लो। हाँ, लायन का एग्जाम्पल ले लो। कीस्टोन स्पीसीज होती है ना लायन, उसका अगर उसको हम इकोसिस्टम से रिमूव कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। Species which make up only a small proportion of the total biomass of community। देखो प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। मैक्सिमम बायोमास प्लांट्स के पास होता है ना, मैक्सिमम एनर्जी भी प्लांट्स के पास होती है। एनर्जी का फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है या यूनिडायरेक्शनल होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ मूव करती है। कितना परसेंट मूवमेंट होता है एनर्जी का? 10% मूवमेंट होता है। हाँ 10% मूवमेंट होता है। तो जब मूव करेगी तो जो लास्ट टॉपिक लेवल के पास कितनी पहुंचेगी? थोड़ी सी एनर्जी पहुंचेगी। और लास्ट टॉपिक लेवल का बायोमास भी फिर कितना सा हो जाता है? थोड़ा सा हो जाता है। जैसे हम ईच टॉपिक लेवल पे मूव करते हैं तो बायोमास डिक्रीज होते जाता है ना। प्रोड्यूसर का मैक्सिमम होता है, सेकंड टॉपिक लेवल पे उससे कम होता है, और लास्ट टॉपिक लेवल पे सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि जो ऐसा कौन सा बायोमास कम्युनिटी है जिसका बायोमास सबसे कम है लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे इकोसिस्टम पे मैक्सिमम है। कीस्टोन स्पीसीज का लायन एक होता है, लेकिन अगर लायन को हम हमारे उससे रिमूव कर देंगे, इकोसिस्टम से ट्रॉपिक लेवल से रिमूव कर देंगे, तो किसका? डियर वगैरह की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। फिर डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाएंगे, तो जो टोटल फूड चेन है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बनाओ। थर्टी होता है शायद। 4 to 6। 4 to 6 Lead 6 concentration in the microgram. blood is considered lam. हाँ 4 to 6। सेकंड ऑप्शन Lichens are well known combination of an The alga symbiotic and fungus। relationship with the alga. सिम्बायोटिक ठीक रिलेशनशिप है, symbiotic। थर्ड ऑप्शन अगर थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, अगर फंजाई लार्ज प्लांट के साथ में मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। An ecosystem which can be easily damaged but can recover after some time if damaging effects stop will having Low stability, high resilience. Low stability and high resilience. low stability and high resilience। अगर कोई इकोसिस्टम इजीली डैमेज हो जा रहा है तो स्टेबिलिटी भी उसकी क्या होगी? कम होगी। The biomass available for consumption by the herbivores and the decomposers is called प्राइमरी प्रोडक्टिविटी Net primary productivity. प्राइमरी तो दिया ही नहीं हुआ इसमें। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाँ नेट प्राइमरी। बताओ सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट बनाओ। Which one of the following is one of the characteristics of biological community?
Stratification. स्ट्रेटिफिकेशन, Second option. सेक्स रेशियो, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, ये किसके हैं? ये कौन सी कम्युनिटी के हैं? पॉपुलेशन। Population Stratification. attributes. Which one of the following is an example of ex situ conservation? Seed banks. Seed banks. Which one of the following statement for F2 और EC2 का कंफ्यूजन बता देना. देखो ex situ अगर हम किसी एक नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल के उसको बाहर कहीं ग्रो करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। और अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। Which one of the following statement for pyramid of energy is incorrect? It एनर्जी is के लिए inverted in shape. इन्वर्टेड नहीं होती है, ऑलवेज अपराइट होती है। both hydras and exarchs, Medium water conditions. Medium water condition. मीडियम वाटर कंडीशंस। मीडियम वाटर कंडीशन को कौन सा सक्सेशन बोलते हैं? नहीं मतलब कौन सी कम्युनिटी बनती है लास्ट में जाके? सीरियल तो एक सीक्वेंस होता है, हर एक स्टेप को बोलते हैं। पायनियर से क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए जितने स्टेप्स बीच में आते हैं उनको बोलते हैं सेरे। समझ रहे हो? देखो देखो पायनियर से हम लोग क्लाइमेक्स तक पहुंचे। पायनियर हो गया जैसे कि डिफोरेस्टेशन नहीं, जैसे कि फायर लगने के बाद अभी कहाँ पर अमेज़न फॉरेस्ट में फायर हो गई थी ना, फायर, तो उसके बाद वहां पर वापस से कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। उसको क्या बोला? फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? पायनियर कम्युनिटी, जो सबसे पहले आती है। पायनियर कम्युनिटी, पायनियर के बाद जो लास्ट में आती है, लास्ट में जो स्टेबल कम्युनिटी बनती है उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स, है ना, फॉरेस्ट बन गया। इसके बीच में जितने स्टेप्स आते हैं उनको बोलते हैं सेरे। ठीक है, तुम्हें समझ में आया? तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुमने पहले भी सेरे बोला था। उनको नहीं बोल सकते, जो स्टेप्स बीच में आएंगे उसको सेरल स्पीसीज बोलते हैं। हाँ, स्टेप्स को, स्टेप्स को तो बोल दिया सेरे, और उसके बीच में जो स्पीसीज आती हैं उनको सीरियल स्पीसीज बोल दिया। Mass of living matter at a tropic level in an area Standing at crop. any given time. Standing crop. First option. First option. Very small organism rarely found in polar regions. C. Reason क्या हो सकता है इसका? एलेंस रूल जो होता है। अच्छा, ये रूल कौन सा है? Allen's rule. Allen's rule. एलेंस रूल। हीट प्रोटेक्ट कर पाएंगे, हीट लॉस कम होगा। पॉलर एरियाज में हीट लॉस कम करना पड़ेगा ना उनको, ताकि अपनी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करके रख सके। तो उनके जो क्या होते हैं, वो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, वो छोटू छोटू से होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से कान। नेक्स्ट, migration is the genetic attribute of organism for better survival and reproduction efficiency in their habitat. Migration is the permanent entry of organism to overcome extremes in their environment forever. Is migration is the permanent exit or entry? नहीं। तो अगर रीजन ही गलत है, हाँ, और जेनेटिक होता है माइग्रेशन या फिजिकल होता है? डी आएगा, है ना। तो दोनों फिजिकल होता है। माइग्रेशन जेनेटिक एट्रीब्यूट नहीं होता है ना, और ना ही परमानेंट एग्जिट एंट्री होता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो गई। डी होगा इसमें।
number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? Communities with more number of species generally tend to be more stable. B option. दोनों ट्रू है ना? जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी उतनी ज्यादा वेरिएशंस होंगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ए होगा इसका ऑप्शन। Removal of keystone species from any ecosystem leads to destruction of entire ecosystem. ए होगा, कीस्टोन को हटा दिया तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इकोसिस्टम का। Introduction of alien species is responsible for extinction of indigenous species. Alien species have no natural predator, so they cause uncontrolled predation and don't show predient nature. A. कोई एग्जाम्पल बताओगे एलियन स्पीसीज का जिसको Lanthana. हाँ ठीक है आपका सही। और prickly pear moth snake. हाँ मॉथ। एक फेमस एग्जाम्पल। तो Piconia हाँ Piconia crassipus. वाटर हाइन। Piconia crassipus. हाँ ये तो हम बुक में पढ़ते हैं। हाँ ये भी सही है, कौनिया भी सही है। ये तो हम बुक्स में पढ़ते हैं जो इजीली हमको दिख जाता है हर कहीं। वाटर हाइन। Carrot grass. वाटर हाइन एक एलियन स्पीशीज थी ना, बाहर से आई थी, पूरे वाटर बॉडीज को कवर करके रखती है। ग्रास। हाँ कैरेट ग्रास, पार्थेनियम। ठीक है, हो गए क्वेश्चंस। इकोसिस्टम रिवाइज करने बताओ, मैम या हार्डी विनबर्ग पढ़ना है पहले? तुम लोग बताओ, इकोसिस्टम या हार्डी विनबर्ग पढ़ना है पहले? सक्सेशन भी है इसमें। सक्सेशन देन हार्डी विनबर्ग करते, ठीक है? हार्डी विनबर्ग। अच्छा ट्रिक्स बता रहे हो। तुमको ये नोट्स चाहिए हो तो ले लेना, पूरा इकोसिस्टम है इसमें। धीरे धीरे मत बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हो। टेन परसेंट लॉ क्या होता है? एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल तक कितनी एनर्जी का फ्लो होता है? 10% एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है? सन से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। सन से 1 नहीं 2%। 2 to 50%। 50% मतलब जितनी एनर्जी हमें मिलती है उसकी 50% एनर्जी क्या होती है? पार होती है, ठीक है? उसमें से कितनी यूज की जाती है? 2 to 10%। 2 से 10 दिखाओ। क्या ये वाला कितनी एनर्जी आती है? हाँ पार रीजन होता है। वो तो पार है, 249 पे पार दिया हुआ है।
अच्छा ये इसकी बात, ग्राफ की बात करो। अगर अच्छा मैं इस वैल्यू को ठीक इससे है। कंपेयर करूं और ईच टॉपिक लेवल पे कितनी ट्रांसफर होती है? 10% टोटल ट्रांसफर होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को किस में मेजर करते हैं? यूनिट की क्या क्या होती है इसकी? केजी, किलोमीटर पर किलोमीटर पर ईयर, है ना। एक पर्टिकुलर किलोमीटर में एक साल के अंदर कितना केजी प्रोडक्शन हो रहा है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोड्यूसर्स जो बनाते हैं उसको बोल दिया हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट कितनी बच जाती है कि अब इन्होंने जितना ग्लूकोज बनाया उसमें से ये रेस्पिरेशन में कुछ ग्लूकोज को यूज कर लेते हैं। रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज इन्होंने या फिर जो एनर्जी इन्होंने यूज की है उसको माइनस करके जितना बचता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। अवेलेबल बायोमास फॉर द हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स के लिए कितनी बचती है? एनपीपी बचती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे जो जाती है। अच्छा टोटल अर्थ प्रोडक्टिविटी की बात करें कि अर्थ पे टोटल कितना प्रोडक्शन होता है, तो 170 बिलियन टन प्रोडक्शन होता है, जिसमें से लैंड पे और ओशियन पे, लैंड पे ज्यादा होता है ओशियन पे कम होता है। रीजन ओशियन पे कम होने का? और लाइट एनर्जी कम जाती है प्लांट्स में, अप टू 15 मीटर्स तक लाइट पेनिट्रेट कर पाती है ना, तो 15 मीटर तक ही 15 मीटर तक फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा वहां पर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी होती है। ओशन ने हमारी अर्थ का 70% एरिया कवर करके रखा है, लेकिन वहां पे प्रोडक्टिविटी कितनी है? 55 है ओनली। किस रीजन की वजह से? कि एक तो लाइट पेनिट्रेट कम कर पाती है, फोटोसिंथेसिस कम होता है, और वहां पर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी कम होती है। अच्छा डिकम्पोजिशन वाला पूरा प्रोसेस क्या होता है? डेट्राइटस, डेट्राइटस क्या होता है मेनली? जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, डेड लीव्स हो गई, उनके ऊपर सबसे पहले कौन फीड करेगा? डेट्रीवॉर्स करेंगे, मतलब कि तुम्हारे डिकम्पोजर्स करेंगे। जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म भी डिकम्पोजर होता है। अर्थवॉर्म ने लार्ज जो पार्टिकल है, जो लार्ज डेट्राइटस है, उनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं ना। फर्स्ट स्टेप क्या हो गई? फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटे हैं, इनमें जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स हैं, वाटर में सॉल्युबल होके नीचे जमना स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? लीचिंग बोला। ठीक है। और इन्हीं में से जो अब जो बड़े पार्टिकल थोड़े और बच गए, उनका फर्दर ब्रेकडाउन होता है। कौन करवाता है उनको फर्दर ब्रेकडाउन? बैक्टीरिया और फंजाई करवाते हैं ना। तो इसको क्या बोला हमने? कैटाबॉलिज्म बोला। फर्स्ट हो गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल है नीचे स्टेबल हो जाता है, इसको क्या बोला हमने? लीचिंग बोला। और जो बाकी के जो पार्टिकल्स बच गए उनका फर्दर ब्रेकडाउन होता है। कौन करवाता है? बैक्टीरिया और फंजाई करवाते हैं। किस प्रोसेस से करवाते हैं? कैटाबॉलिज्म से, एंजाइम से करवाते हैं। एंजाइम्स रिलीज करते हैं और एंजाइम्स की हेल्प से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। किस प्रोसेस से करवाया? कैटाबॉलिज्म से। कैटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन होता है, मतलब ह्यूमस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको क्या बोला हमने? अमॉर्फस सब्सटेंस होता है ना। अब ह्यूमस में क्या क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, है ना। मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का जब सेपरेशन होता है उसको क्या बोल दिया हमने? मिनरलाइजेशन बोल दिया। तो कितने स्टेप्स आ गए इसके अंदर? टोटल 5 स्टेप आ गए। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और लास्ट में मिनरल। फलचम से याद रखो इसको, FLCHM, CHM, फलचम। ठीक है, फलचम।
ह्यूमस क्या होता है? एक डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हाई रेजिस्टेंसी प्रेजेंट होती है। रेजिस्टेंस होता है किसके लिए? माइक्रोबियल एक्शंस के लिए। इसके अलावा कोलॉइडल नेचर का होता है, ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। अच्छा, डिकम्पोजिशन रेट किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि भाई कौन से फैक्टर्स मिलेंगे कि केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है ना। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस होंगे जिसके अंदर डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाएगा? जो है लिग्निन और काइटिन की वजह से। पोलर पोलर क्या होती है? पॉलीमर जो होते हैं, काइटिन, लिग्निन, अगर ये प्रेजेंट होंगे पर तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन स्लो होगा। काइटिन किसमें होता है? मेनली फंजाइज में। लिग्निन, लिग्निन से क्या समझोगे कि लिग्निन कौन सी चीज है जिनके अंदर डिकम्पोजिशन रेट? इसके अलावा लिग्निन और हमारे प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में कहाँ पर होता है? जो भी डेड पार्ट होता है प्लांट का, जैसे कि लिग्निन का डिपोजिशन होता है। जैसे कि फ्रूट्स की वॉल हो गई, फ्रूट्स की वॉल मतलब जो सीड की वॉल होती है, एप्रिकॉट की जो वॉल होती है, ये क्या होता है? डेड होता है लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है? डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। फास्ट कब होगी? नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई मटेरियल होगा, वाटर जिसके अंदर ज्यादा होगा, है ना, वहां पर क्या होता है? फास्ट होता है। जो होते हैं वाटर सॉल्युबल जो हो गए, शुगर हो गया, वाटर सॉल्युबल होता है। नाइट्रोजन अगर ज्यादा होगा किसी के अंदर, वहां पर डिकम्पोजिशन की रेट क्या होती है? फास्ट होती है। इकोलॉजिकल पायरामिड्स की अगर हम लोग बात करें तो जो नंबर का पायरामिड होता है वो क्या होता है? हम अपराइट होता है। नंबर्स का क्या होता है? अपराइट होता है। नंबर्स के बाद अगर इसमें एक्सेप्शन देखें तो एक्सेप्शन किसका आता है? वो बेनियन ट्री का। एक ट्री है तो प्रोड्यूसर कितना हो गया? सिंगल हो गया। प्रोड्यूसर के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट है ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। तो इंसेक्ट्स का नंबर ऑलमोस्ट कितना? जैसे कि 1000 इंसेक्ट्स का नंबर ले लिया तुम लोगों ने, तो ये क्या हो गए? इंसेक्ट्स क्या हो गए? किस पे फीड कर रहे हैं? प्लांट्स की लीफ पे फीड करते हैं, तो ये क्या हो गए? अभी जब ये प्लांट्स की फीड पे, प्लांट्स की लीव्स पे फीड कर रहे हैं तो इनको हमने क्या बोला है? हर्बीवोर्स बोलेंगे इनको। अभी यहाँ पर बेनियन ट्री पे हम इनको क्या बोल रहे हैं? हर्बीवोर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्लांट्स की लीफ पर फीड कर रहे हैं ना। तो प्रोड्यूसर का नंबर कितना हो गया? सिंगल हो गया। हर्बीवोर कितने हो गए? बढ़ गए, है ना। अब उसके बाद बर्ड्स कितने होंगे? 1000 बर्ड्स थोड़ी होंगे एक प्लांट पे, नहीं ना, अराउंड 500 बर्ड्स है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनका नंबर कितना हो गया? कम हो गया फिर से। तो कैसा सा ग्राफ बनाइए? कैसा मतलब? इन्वर्टेड बना। इन्वर्टेड बना ना, ऊपर से नीचे देख लो, इन्वर्टेड बना। सबसे नीचे वाला छोटा सा है, फिर उससे जो ऊपर सेकंड ट्रॉपिक लेवल है थोड़ा बड़ा है, तो इन्वर्टेड बन गया। एक्सेप्शन हो गया ना। इंसेक्ट्स ज्यादा ही तो है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये देखो। हाँ, बर्ड्स इंसेक्ट्स पे फीड करेंगे ना, इंसेक्ट्स थोड़ी बर्ड्स पे फीड करेंगे। स्पिंडल भी बोल सकते हैं इसको, इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं। अगर जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है उसको रिमूव कर दो तो कैसा दिखेगा ये? अगर जो बेस है वो ब्रॉड होगा उसको क्या बोलेंगे? अपराइट बोलेंगे। वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर इसका थर्ड ट्रॉपिक लेवल तुम हटा दोगे तो ये कैसा दिख रहा है? इन्वर्टेड दिखेगा ना। पायरामिड ऑफ बायोमास, इसका एक्सेप्शन हो गया नंबर का बेनियन ट्री वाला एग्जांपल, ठीक है। बायोमास में एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो होता है, जो प्लैंक्टन्स का नंबर ज्यादा होता है, जैसे कि 100 फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट है ना, प्रोडक्टिविटी कितनी कर रहे हैं वो? 500 kg कर रहे हैं। 100 kg फाइटोप्लैंक्टन्स है, प्रोडक्टिविटी कितनी कर रहे हैं?
500 केजी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जू प्लांक्टन उस 500 केजी को कंज्यूम कर जा रहे हैं। तो नेट जो अगर बात करें, नेट कितना बच जाता है, 100 केजी ही बच जाता है प्रोड्यूसर्स के पास में। तो 100 केजी बच जाता है तो प्रोड्यूसर्स का नंबर कम हो गया, जू प्लैंक्टन्स का नंबर ज्यादा हो गया। तो इसीलिए इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन होता है, वही इन्वर्टेड वाला। और एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है। अगर सक्सेशन की बात करें, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं, तो रॉक के अंदर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, जेरिक कंडीशन बोलते हैं। अगर पोंड के अंदर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रिक बोलते हैं। इनिशियल की बात करें हम लोग, पायोनियर कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है। अगर रॉक से स्टार्ट हो रहा है, रॉक में क्या होगा, पहले में क्या बोलते हैं उसको, सेडिमेंटेशन बोलते हैं ना, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे तो नहीं ना कि सीधा सीधा रॉक के अंदर ही कम्युनिटीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, नहीं, पहले वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन होगा, है ना, सॉइल बनेगी। अगर किसी रॉक से स्टार्ट हो रहा है तो इसको प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे या सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, प्राइमरी प्राइमरी बोलेंगे। बैरन लैंड पे अगर होता है, जैसे कि वॉल्केनोज इरप्शंस कहीं पे हुआ हो, है ना, और लावा है, लावा धीरे धीरे ठंडा होके उसके बाद वहां पर फॉर्मेशन हो रहा है किसी कम्युनिटी का, इसको क्या बोल दिया हमने, प्राइमरी कम्युनिटी बोला। अगर बैरन रॉक पे या फिर वॉल्केनोज एरिया में कहीं पर कम्युनिटी बन रही है, पहले जैसे कि किसी एरिया पे वॉल्केनोज थे, है ना, अब वहां पे किसी कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हमने क्या बोला है, प्राइमरी कम्युनिटी। अब जैसे कि हम अमेज़न फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, वहां पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी थी, लेकिन वहां पर फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, अब वापिस से वहां पे फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसको हमने बोला है सेकेंडरी कम्युनिटी, है ना। तो यही डिफरेंस होता है। हाँ, फार्मलैंड्स। अगर रॉक में स्टार्ट हो रहा है, रॉक में, तो रॉक क्या थी, बैरन ही तो थी, स्टार्टिंग में बैरन थी, अब उस पे कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी बोलेंगे, है ना। प्राइमरी अगर रॉक पे हो रहा है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जेरिक कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पे मतलब सिर्फ लैंड है, ड्राई कंडीशंस हैं, ड्राई कंडीशंस है, वाटर नहीं है बिल्कुल भी, है ना, जेरिक कंडीशन बोला। पॉन्ड में पानी ही पानी है, हाइड्रिक बोला कंडीशन। जेरिक कंडीशन या फिर हाइड्रिक कंडीशन, दोनों से जिस कंडीशन का फॉर्मेशन होता है या फिर जिस कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं मेसिक। ये हम क्वेश्चंस भी किए हमने दो ऐसे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें जेरिक कंडीशन में कौन कौन से सेरे आते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं बीच में, जिसमें तुम कंफ्यूज हो रहे थे, वो देखो नीचे। सबसे पहले जेरिक कंडीशन पे क्या आएगा, लाइकेंस आएंगे, है ना। लाइकेंस के बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, स्मॉल श्रब्स आ गए, हर्ब्स आ गए। उसके बाद लास्ट में मेसिक कंडीशन, फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो गया, है ना। पायनियर कौन सी हो गई इसके अंदर, लाइकेंस पायनियर हो गए, और लास्ट में जो फॉरेस्ट बन रहा है वो हो गया आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गई। कम्युनिटी। अगर अब पॉन्ड की बात करें, पॉन्ड वाला जो एनसीईआरटी में गिवन है वो देखो, डायग्राम बताओ मेरा कैसा है पहले तुम। आपकी तरह सुंदर है। अच्छा, ठीक है, देखो अगर पॉन्ड की बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले कौन आते हैं पॉन्ड्स में, ये गाना कौन चलाया है, सुनवाऊं क्या तुमको मैं, अभी तुमसे बात नहीं करी मैं। ये अनिकेत तुम क्लास में नहीं आना क्या तुमको वापस, हाँ अनिकेत क्लास में नहीं आना वापस से, ऐसा भगाऊंगी कोचिंग से, याद रखोगे। नहीं, इसको नोट्स चाहिए ना, इसको कोचिंग आने दो। कोचिंग आने दो, ऐसे बच्चों को कोचिंग आने दिया करो, बोले ना अनम्यूट, क्लास के टाइम पे गाने सुन रहे ना। अरे वो मैम गलती से चल गया था। हाँ बेटा तुम क्लास में आओ कल। अरे अभी बताओ आ रहा जरा, हूँ, मैं ऑन दी वे हूँ, अभी आ रहा हूँ। बताओ जरा ये, हाँ बताना जरा, ये पॉन्ड का इकोसिस्टम बताना पूरा, तुम क्लास में आ रहे हो ना, पॉन्ड का इकोसिस्टम बताओ जरा, मतलब स्टेप्स बताओ, सक्सेशन कैसे होता है पॉन्ड में।
वापस मुड़ जाना यहाँ पे एंटर करने से पहले ही। क्या? फोन का सक्सेशन बताओ, फोन में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। ऊपर से जा रहा होगा सब तुम्हारे। अगर फोन सक्सेशन की बात करते हैं हम लोग तो कैसे होता है, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है, वाटर की सरफेस पे तैर रहे हैं। अब क्या बोला कि थोड़ी डुबकी लगा के देखते हैं हम लोग, नीचे चले गए, एकदम नीचे चले गए, उनको क्या बोला, सबमर्ज बोला। सबसे पहले क्या थे, फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ तैर रहे थे, वाटर की सरफेस पे। फिर उन्होंने सोचा चलो थोड़ा नीचे डुबकी लगा के आते हैं, तो डुबकी लगाने गए तो नीचे ही रह गए। क्या बोला उनको हमने, सबमर्ज रूटेड, नीचे रह गए मतलब रूट्स का फॉर्मेशन भी कर लिया नीचे जाके, सबमर्ज रूटेड, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, सांस घुट रहे हैं, हमें तो सांस चाहिए, थोड़ा एयर चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए। तो उन्होंने गर्दन ऊपर निकाल के देखी, तो क्या बन गए वो, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स बन गए। गर्दन ऊपर निकाल के देखिए, रूट्स अभी भी प्रेजेंट है उनके पास, थे ना नीचे, नीचे रूट्स अभी भी हैं, तो इसको क्या बोल दिया हमने, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स बोल दिया। अब इन्होंने बोला बहुत हो गया यार, है ना, बहुत गर्दन निकाल के देख ली, वापस से अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो ये वापस से फ्लोट करना स्टार्ट कर गए, इनको क्या बोला हमने, फ्लोटिंग बोला। लेकिन इनके पास रूट्स रह गई हैं अभी भी। फाइटोप्लैंक्टन्स और फ्लोटिंग के अंदर यही डिफरेंस है, वहां पर रूट्स नहीं है, यहाँ पर फ्लोटिंग के पास में रूट्स रह गई है ना। अब फ्लोटिंग के बाद तुम्हें याद रखना है आर एम सेट, आर आर मस्त याद रखना है, सेट नहीं, आर मस्त याद रखना है, आर एम एस टी, आर मस्त, ठीक है। आर का मतलब रीड स्वैम्प, एम का मतलब मार्शमैलो, एस का मतलब स्क्रब स्टेज, और लास्ट में जो आ जाती है उसको बोल दिया हमने ट्री। याद हो गया, याद हो गया सबको, नहीं याद हुआ, इसको देख लेना, हो जाएगा याद। अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं हम लोग, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने तरह का हो गया, दो तरह का हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। लाइफ अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे कौन कौन सी एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होता है, तो देखो लावा, वॉल्केनोज वाले एरिया में, वेयर रॉक पर, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, मतलब अभी कोई नया पॉन्ड बना है, अब उसमें ही तो स्टेबल होगी कोई भी कम्युनिटी स्टार्ट होगी, तो है ना, कोई भी रिजर्वॉयर बना है जिसका नया फॉर्मेशन हुआ है ना, वहां पर प्राइमरी सक्सेशन होता है। सेकेंडरी सक्सेशन, ऑलरेडी कब कोई कम्युनिटी प्रेजेंट थी लेकिन अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और डिस्ट्रॉय के बाद कोई कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। तो ये तुम्हारा सक्सेशन हो गया कंप्लीट। ये है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अंकित कुमार भी किसी अपनी क्लास में, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला था कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो भी पॉपुलेशन का जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल रहेगा। कब तक, जब तक वहां बाहर से कोई कौन है? जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर आके पॉपुलेशन को डिस्टर्ब ना करे, तब तक उस पॉपुलेशन का जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ये बोला था किसने, हार्डी विनबर्ग ने बोला था, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला था, allelic frequency in a population are stable and is constant from generation to generation। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक किसी भी पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी वेरिएशन ना हुई हो उस पॉपुलेशन के अंदर, है ना, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन ना हुआ हो, वही कांस्टेंट स्पीसीज चले आ रही है ना। अब ऐसा हो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर कुछ चेंजेस हो गए, चेंजेस म्यूटेशन की वजह से चेंजेस हो गए, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से चेंजेस हो गए, है ना,
या फिर जीन पूल कहीं पे ट्रांसफर हो गया तो चेंजेस हो गए, है ना। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से चेंजेस हो गए, ठीक है। देखो अनिकेत है, ठीक है, अभी नॉर्मल सा आ रहा है, कुछ साल बाद जाके क्या होगा, उसके कान ऐसे, जो हातिम होता था ना, हातिम टाई, उसके जैसे कान हो गए। इसको क्या बोला कि उसकी जेनेटिक या फिर उसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंज हो गया है। ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, चेंज क्या हुआ, एक ब्रॉड चेंज दिखाना हमें, एक ब्रॉड चेंज दिखा कि उसके जो ईयर पिनास थे हातिम ताई जैसे बन गए वो, समझ रहे हो, मतलब कि उसकी बात समझो जो कहना चाह रही हूँ, कि उसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज हुआ है, कुछ जेनेटिक चेंज हुआ है, कुछ वेरिएशंस हुई है, समझ रहे हो, ठीक है। ये चीज तो ये किसने बोला था, ये हार्डी विनबर्ग ने बोला था, ये हार्डी विनबर्ग ने बोला था कि एलेलिक फ्रीक्वेंसीज जो चेंज हो जाती हैं, मतलब चेंज कब होती है, जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल चेंज पॉपुलेशन के अंदर आता है, तभी उस पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं, अदरवाइज वो पॉपुलेशन हमेशा कांस्टेंट चलती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आया जो बात बोली है? एक इंडिविजुअल बताया, एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इंडिविजुअल को तुम पॉपुलेशन मतलब समझो, एग्जाम्पल दे, रिलेट करो, रिलेट करो, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है, तो मुझे पढ़ने पे ध्यान दो। पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ठीक है। एक स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल प्रेजेंट है, मतलब एक डॉग की स्पीसीज हो गई, है ना, एक डॉग की बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट है, बहुत सारे डॉग्स प्रेजेंट है, तो उस स्पीसीज को क्या बोल दिया हमने, पॉपुलेशन बोल दिया ना, डॉग की पॉपुलेशन बोल दिया। जो इंटरब्रीड करती हैं आपस में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉपुलेशन बोलते हैं। अब हार्डी विनबर्ग ने दो चीजें दी थी, एक तो दिया था जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, एक दिया था एलेलिक फ्रीक्वेंसी। जेनेटिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, समझना भी, ये समझ में आ जाएगा। और एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, p प्लस क्यू। अगर एक जीन की बात करें हम लोग, एक सिंगल जीन की बात करते हैं, एक सिंगल जीन की अगर हम बात करते हैं, तो जीन के पास कितने एलील्स होते हैं, दो एलील्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव, या फिर दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं, या फिर दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं। तीन सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि मान लिया ए हो गया, ए हो गया और स्मॉल ए हो गया, दिस इज रिसेसिव एंड दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज हेट्रोजाइगस, ये दोनों क्या हो गए, होमोजाइगस कंडीशन हो गई, है ना। सिंगल एलील की वजह से कोई कैरेक्टर आ सकता है, नहीं आ सकता। एक जीन क्या होता है, एक कैरेक्टर को शो करता है, एक सिंगल जीन किसी कैरेक्टर को शो करता है, और कैरेक्टर किसकी वजह से आता है, दो एलील्स की वजह से आता है। दो एलील अगर किसी पॉपुलेशन में होंगे तो ही वो एक कैरेक्टर का फॉर्मेशन करेंगे, एक सिंगल एलील किसी भी कैरेक्टर का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये ए है और ये ए है, ठीक है, ये दोनों क्या है, अलील्स हैं, दोनों अलील्स हैं। कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, दोनों क्या है, ये एक अलग एलील हो गया, ये एक अलग एलील हो गया। स्मॉल है, ये एक अलग एलील हो गया, ये एक अलग एलील हो गया। क्यों बोला ऐसा, कि जब दो एलील्स मिलके ही एक कैरेक्टर का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि भाई एक तुम्हारी मदर से आता है, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो साथ हो पाते हैं, तभी तो एक कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे ना। जैसे जैसे ये टॉल का फैक्टर है, ठीक है, फादर की हाइट ज्यादा है, मदर की हाइट कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ये टॉल का है, ये भी टॉल का है, ये कंडीशन बनेगी जायगोट के अंदर, तभी तो तुम टॉल बनोगे। अगर यही कंडीशन रह गई कि मानो भाई फादर से भी तुम्हारे पास स्मॉल ए आ गया और मदर से भी तुम्हारे पास स्मॉल ए आ गया, फादर से भी स्मॉल ए आया, मदर से भी स्मॉल ए आया, तो तुम क्या रह जाओगे, हाइट कम रह जाएगी, शॉर्ट रह जाओगे। अगर फादर से तुम्हारे पास कैपिटल ए आया, मदर से स्मॉल ए आया, तो कोई फर्क पड़ेगा हाइट पे, टॉल रहोगे तुम, है ना।
तो एक कैरेक्टर, एक एलील, कैरेक्टर बोल रही हूँ, एक एलील फादर से आया है और एक एलील मदर से आया है, दोनों का फर्टिलाइजेशन के अंदर दोनों साथ हुए तभी तो एक कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं वो। एक सिंगल ए किसी कैरेक्टर को बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा ना। इसलिए बोला जा रहा है कि एलील जो होता है, सिंगल एलील किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है। जब दो एलील मिलके एक जीन का फॉर्मेशन करेंगे तभी एक कैरेक्टर बनेगा। समझ गए हो? देखो अब ये जो होमोजाइगोटिक कंडीशन, ये जो हाँ, और हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है, इसको हमने इनके टर्म्स में लिया। क्यू स्क्वायर को क्या बोला, जैसे कि एक पी को हमने ले लिया कैपिटल ए, क्यू को हमने माना स्मॉल ए, पी को माना कैपिटल ए, क्यू को माना स्मॉल ए, ठीक है। तो हम इसको जैसे पी प्लस क्यू ये एलेलिक फ्रीक्वेंसी थी, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, पी की जगह कैपिटल ए और ए की जगह नहीं, क्यू की जगह स्मॉल ए, ठीक है। पी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल ए, छोटा है, ठीक है। और 2pq इक्वल टू कैपिटल ए और स्मॉल ए, 2pq मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन, पी स्क्वायर मतलब होमोजाइगस कंडीशन, और क्यू स्क्वायर मतलब ये भी होमोजाइगस कंडीशन हो गई। दोनों सेम चीजें है ना, क्यू क्यू दोनों सेम है, तो होमोजाइगस कंडीशन हो गई। अब जो एनसीईआरटी में गिवन है हार्डी विनबर्ग के लिए, एक बार वो देख लो, फिर इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे तो तुम्हारा जो कंफ्यूजन है ना, ये पी क्यू वाला, ये क्लियर हो जाएगा एकदम। देखो एनसीईआरटी में जो लाइंस हैं, वो लाइंस मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, तो तुम देख लेना कि उसमें क्या क्या दे रखा है हार्डी विनबर्ग में। जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम तुम्हें दिया है तो तुम इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि हार्डी विनबर्ग ने यही बोला था कि जो जीन का जो लेवल होता है, जीन के अंदर वेरिएशंस नहीं आती हैं। कब तक नहीं आती हैं? जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर वहां पर नहीं आता है। किसी पॉपुलेशन के अंदर, माना किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, तब तक वो पॉपुलेशन सही रहेगी। भाई माना अर्थक्वेक आ गया, ऑल ऑफ सडन अर्थक्वेक आ गया, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पॉपुलेशन के अंदर, है ना। देखो समझना इस चीज को। हाँ, कहाँ बन रही है? नया नया है ये सब मेरे लिए, है ना। नहीं दिख रहा मुझे, नहीं देखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम यहाँ देखो ये माना एक एरिया है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लैंड है। हाँ, यहाँ पर 4 स्पीसीज प्रेजेंट है। एक डॉग की स्पीसीज प्रेजेंट है, खूब सारे डॉग है। एक कैट की स्पीसीज प्रेजेंट है, एक पैरट की, और एक एलिफेंट की। बहुत मजाक हो गया, बहुत मजाक, पता चलेगा उसको गाने चलाने का, है ना। एलिफेंट की स्पीसीज हो गई। माना एक पर्टिकुलर लैंड पे, तुम चुप, पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट करो। एक पर्टिकुलर लैंड पे 4 स्पीसीज प्रेजेंट है, डॉग, कैट, पैरट एंड एलिफेंट। अर्थक्वेक आ गया यहाँ पे। अर्थक्वेक क्या है? एक जियोग्राफिकल डिस्टर्बेंस है ना, अर्थक्वेक आ गया। क्या हुआ भाई? क्या बोलते हैं इसको? रेड बोलते हैं ना, रेड बोलते हैं ना, रेड। अरे इसको क्या बोलते हैं? लैंड है ऐसे, ये क्रैक, क्रैक बोलते हैं ना, क्रैक को हिंदी में क्या बोलते हैं? दरारे, ठीक है। दरार आ गई यहाँ पे ना बीच में। क्या हुआ? इस दरार में कुछ जो बेचारे पैरेट्स थे वो चले गए, पैरेट्स चले गए, ठीक है, दरार के अंदर चले गए, मर गए कंप्लीटली। पैरेट की पूरी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई यहाँ से। किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से पैरेट की पूरी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई। यहाँ पे इनिशियली कितनी पॉपुलेशंस हैं? 4 पॉपुलेशंस है, ठीक है। वेरिएशंस है, मतलब यहाँ पर 4 पॉपुलेशन है, मतलब यहाँ पर वेरिएशन है। अर्थक्वेक आया यहाँ पर,
क्वेश्चन तुमसे सॉल्व कराऊंगी, नहीं करवाना जिसके खिकी खिकी दांत दिख रहे ना, मुर्गा बनेगा वो यहाँ पे, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से इनिशियली 4 पॉपुलेशन, चार पॉपुलेशन थी, अर्थक्वेक की वजह से पैरेट की पॉपुलेशन कंप्लीटली एक्सटेंट हो गई। तो अभी कितनी पॉपुलेशन बची यहाँ पे, 3 पॉपुलेशन बची। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जेनेटिक वेरिएशन के अंदर कुछ डिफरेंस आया ना, जेनेटिक वेरिएशन कम हो गई है, वेरिएशंस कम हो गई हैं। पहले 4 वेरिएशंस थी, अभी कितनी है, 3 वेरिएशंस हैं। तो हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला था कि अगर कोई बाहर से जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, डिस्टर्बेंस नहीं आता है, मतलब अर्थक्वेक नहीं आया होता, तो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज होता नहीं होता, है ना। अर्थक्वेक की वजह से उस पॉपुलेशन में चेंज हो गया, पहले बेचारी 3-4 थी, अब कितनी हो गई है, 3 हो गई है। हार्डी विनबर्ग यही बोलता है। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब ये रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं जो इवोल्यूशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। माना जैसे देखो, ये डॉग है, कैट है, पैरट है, एलिफेंट है, इनिशियली 4 पॉपुलेशन थी। तो जो कैट थी वो पैरट पे फीड करती थी, शुरू में जो कैट थी वो पैरेट पे फीड करती थी भाई, मतलब अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती थी, पैरेट से लेती थी। ऐसा नहीं था कि एक ही पैरेट प्रेजेंट था, बहुत सारे पैरेट थे, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता होगा, आगे और फर्दर ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन करते होंगे। तो ये स्टेबल कम्युनिटी में रह रहे थे सब लोग। समझ में आ रही है बात, एक कोई उस पे फीड करता था। अब डॉग किस पे फीड करता था, कैट पे फीड करता था। एलिफेंट, ग्रासेस भी होंगी यहाँ पे, इसके लिए भी कुछ बना देते हैं ना, ग्रास भी होगी, ग्रास पे फीड करता था बेचारा, है ना। तो पैरेट के एक्सटिंक्ट होने से कुछ चेंज आया ना, यहाँ पर चेंज आया कि अब कैट क्या खाएगी, कैट के लिए दिक्कत हो गई है, कैट क्या खाएगी। तो कैट को अगर सर्वाइवल रखना है वहां पर, चेंज के बाद अगर उसको जीना है, सर्वाइवल रखना है, तो उसको अपने अंदर कुछ चेंज लाना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को देखते हुए उसको अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस लानी पड़ेंगी। अगर कोई एडेप्टेशन आती है पॉपुलेशन के अंदर, अगर कोई चेंज आता है, तो वो सर्वाइव करेगा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ ना, चेंज के बाद इवोल्यूशन हुआ। तो ये यही बोल रहा है कि रीजन ऑफ इवोल्यूशन, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोल्यूशन के लिए। तो अर्थक्वेक को काट के तुम लिख दो जीन माइग्रेशन। अर्थक्वेक क्या हो गया, एक जियोग्राफिकल डिस्टर्बेंस हो गया। जीन माइग्रेशन, कोई जीन का माइग्रेशन हो गया। जीन माइग्रेशन मतलब कि वहां की कुछ पॉपुलेशन बिना अर्थक्वेक नहीं आया, कहीं खिसक गई, कहीं चले गई, परमानेंट शिफ्ट हो गई कहीं पे। कैट मानो पैरेट मानो मरा नहीं, कहीं दूसरी पॉपुलेशन में परमानेंट शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से एक कंप्लीटली एक जीन का फ्लो हो गया, एक जीन बाहर निकल गया, तो भी कैट को अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एडेप्टेशंस लानी पड़ेंगी। तो मतलब इवोल्यूशन हुआ यहाँ पर। उस कंडीशन में भी जीन फ्लो होता है, जीन माइग्रेशन होता है, उस कंडीशन में भी इवोल्यूशन होगा, ठीक है। सेकेंड चीज है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जो सिचुएशन हो रही है कि अर्थक्वेक आया, एक डिस्टर्बेंस हुआ और पैरेट की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई, इसको हमने क्या बोला है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला है, ठीक है। म्यूटेशन, पैरेट ने कुछ ऐसे फैक्टर्स अपने अंदर इवॉल्व कर लिए, वहां पे रहते रहते ही, एक्सटेंट नहीं हुआ, वहां पे रहते रहते वो ऐसे कुछ फैक्टर्स अपने अंदर इवॉल्व कर लिए कि कैट अब उस पर फीड ही नहीं कर पाएगी। तो कैट को क्या करना पड़ेगा, कुछ और एडेप्टेशंस लेके आनी पड़ेंगी। तो ये क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, कि जीन के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, डीएनए के अंदर कोई चेंजेस हो जाते हैं, म्यूटेशन। हाँ, सडन चेंज, तो सडन चेंज ही तो कि पैरेट ने कोई, पैरेट की जैसे मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो गया, जीन के अंदर कोई सडन चेंज आ गया, जीन के अंदर पैरेट की डीएनए के अंदर कोई सडन चेंज आ गया, कोई वो क्या बोलते हैं उसको, कोड इधर से उधर हो गया, है ना, म्यूटेशन हो गया, सडन चेंज हुआ वो। अब कैट उस पर फीड नहीं कर पाई, जैसे कैट ने उस पर फीड किया, या तो कैट मर गई या कुछ तो हो गया, कुछ तो कैट के अंदर हो गया उसको फीड करते ही। तो ये क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ ना। पॉपुलेशन के अंदर रहते रहते कैट को अब अपनी एडेप्टेशंस चेंज करनी पड़ेंगी, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि वो पैरेट के इक्वल आ सके। पैरेट में अब यहाँ पे पता है एक और चीज हो रही है, पैरेट के अंदर कुछ चेंज हुआ है, कैट वैसे की वैसी है। अब अगर कैट को पैरेट पे फीड करना है, तो कैट को भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि वो पैरेट पे फिर से फीड कर सके। इसको क्या बोलेंगे हम, ना
ना ना ना ना, नेचुरल को इवोल्यूशन भी तो बोलेंगे ना इसको, कि पैरेट को देखते देखते कैट को अगर पैरेट पे फीड करना है तो कैट को भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। को इवोल्व कर रहे हैं दोनों, अगर वो पैरेट के अंदर कुछ इवोल्यूशन हो रही है तो कैट को भी अपने आप को पैरेट के इक्वल लाने के लिए कुछ इवोल्यूशन करनी पड़ेंगी। तो दोनों को इवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, इसको को इवोल्यूशन भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। अगर कैट पैरेट के इक्वल नहीं आएगी, को इवॉल्व नहीं करेगी, तो खाएगी क्या फिर? और अगर खाएगी नहीं, सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना। एक्सटिंक्ट हो गई तो कैट की पॉपुलेशन कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी, पॉपुलेशन कैट जो है इस कम्युनिटी से कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? हवा में तो नहीं जा रहा है सब? ठीक है, तो अगर देखो, हाँ मैम आ रहा है समझ में। आ रहा है, देखो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अगर कैट अपने अकॉर्डिंगली मतलब चेंज नहीं करेगी अपने अंदर तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट क्यों हो गई? क्योंकि नेचर ने उसे सेलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं सेलेक्ट किया? कि वो अपने अंदर इवोल्यूशन करने के लिए कैपेबल नहीं है। नेचर उसी को सेलेक्ट करता है ना जो अपने अंदर इवोल्यूशंस लेके आता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लेके आता है, उसी को तो नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। गैलापागोस आइलैंड के अंदर जो फिंचेस थी, उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए थे, इवोल्यूशन किया था, बीक के अंदर चेंजेस किए थे, किसी का साइज इनलार्ज हुआ था, किसी के बीक के साइज में मतलब समझ रहे हो ना, समझ गए हो, बस मुंह थक गया मेरा बोलते बोलते। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं किसके किसके इवोल्यूशन के रीजंस होते हैं ये। रीजन। अब एक लाइन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, कौन सी? ये वाली। नींद आ रही है तुमको? When migration of a section of population to another place or population occurs, अगर एक पॉपुलेशन का छोटा सा सेक्शन या फिर पूरी पॉपुलेशन कहीं पे शिफ्ट हो गई है, ठीक है, इससे क्या होगा? जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज इन ओरिजिनल एज वेल एज द न्यू पॉपुलेशन। समझो, समझो जरा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, ये है इस पॉपुलेशन का इतना सा पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, तो इस पॉपुलेशन में कुछ लॉस हुआ और इस पॉपुलेशन में कुछ एडिशन हुआ, इस पॉपुलेशन में कुछ लॉस हुआ है और इस पॉपुलेशन में कुछ एडिशन हुआ है। तो मतलब इसने इसका लॉस हुआ है तो ये अपना लॉस कंपनसेट करने के लिए कुछ चेंजेस लेके आएगी अपने अंदर, मतलब इवोल्यूशन करेगी, इवॉल्व करेगी। यहाँ पे कुछ एडिशन हुआ है तो ये जो एडेड पार्ट है ये कुछ इवोल्यूशन लेके आएगा, तो दोनों पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, यही ये लाइन बोल रही है। ठीक है, न्यू जीन एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। यहाँ से कुछ जीन का लॉस हो गया है और यहाँ पर कुछ जीन ऐड हो गए हैं। अच्छा, तुम्हारा टाइम भी हो गया है, एक क्वेश्चन बना लो, एक क्वेश्चन बनाओ, करो, ये क्वेश्चन बनाओ। जो नहीं करेगा वो मुर्गा बन जाना है यहाँ पे चुपचाप आके, जिससे ना बने। क्वेश्चन बनाओ। हाँ, सिर्फ बॉयज पे अप्लाई होता है, गर्ल्स पे नहीं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तुम्हें जीनोटिपिक नंबर दिया हुआ है। देखो, जीनोटिपिक नंबर और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। अगर पॉइंट्स में कुछ चीजें आती हैं तो उसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, और नंबर्स में आता है तो उसको जीनोटिपिक नंबर बोल दिया। अब जब नंबर में दे रखा है तो देखो, एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, इससे नेक्स्ट तुम लोग करोगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है सारे। अच्छा, ये कर दोगे ना, तो करना जरा, करो, बनाओ, यही यही इन सैंपल, ये वाला।
आंसर बताओ जरा। एलील फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ये। क्या हुआ, तुम भी करो, पढ़ा है ना तुमने पूरा, कहाँ जा रहे हो, 12th में ही हो ना, फिर इवोल्यूशन ही है ये क्या है, पूरा पढ़ लिया, अब ये क्या है, इवोल्यूशन बोल बोल के ऐसे। कैसे बनाया 0.81 कैसे आया? यही तो तुम गलती कर जाते हो। पेन नहीं है, पेन क्यों नहीं लाते हो, कहाँ शादी में आए हो? जो गाने चलाएंगे ना क्लास में बच्चे, वो अर्थक्वेक में जा रहे हैं। तुम मुकुल ना, जतिन, पूरी मूवी तो वही देख रहा है कॉर्नर में बैठ के। यहाँ पे बैठो भाई, आगे आके इतना कॉर्नर में क्यों बैठे हो? बनाओ, तुम क्वेश्चन बनाओ बेटा। क्वेश्चन ये यहाँ द फ्रीक्वेंसी ऑफ BLE खत्म हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन। ये नंबर क्वेश्चन में गिवन है। तुम्हारे लिए बोर्ड क्लीन कर देते। लो, दिख रहा है अब? बनाओ तो जरा, दिख रहा है? बोल देती हूँ मैं, इन्हें सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन देयर वर 65 इंडिविजुअल विद बीबी। बीबी के साथ कितने इंडिविजुअल है? 65। इसमें नहीं चलेगा। 30 इंडिविजुअल विद, ये होगा 30 इंडिविजुअल होगा कैपिटल बी स्मॉल बी। मार्कर नहीं है यहाँ पे। ये होगा कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, और 15 इंडिविजुअल विद बीबी। 65 हो गए कैपिटल बी के, 30 हो गए कैपिटल बी स्मॉल बी के, और 15 हो गए स्मॉल बी के। अब देख लेना जिसने सही किया है, ये आंसर होगा इसका। तुम लोगों ने क्या निकाला है? आंसर बता के निकाल रहे हैं तुम। जाओ, तुम जाओ, तुम्हारी ट्रेन छूट रही है। ये 30, ये 15, ये 65। ये क्या गिवन है? जीनोटिपिक नंबर ये गिवन है। ये क्या गिवन है? ये जीनोटिपिक नंबर गिवन है। तुम लोग गलत तरीके से कर रहे हो, इसीलिए बोल रही हूँ। देख लो एक बार जरा इधर। अगर पॉपुलेशन में जीनोटिपिक नंबर गिवन है और तुमसे क्या पूछा है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछी है। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तो तुम जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो ना, उस तरीके से कर सकते थे। अब यहाँ पर गिवन है जीनोटिपिक नंबर और फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछी है, तो सबसे पहले तुम फ्रीक्वेंसी का नंबर निकालोगे। कैसे निकाला? देखो देखो, अब तुमसे एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछिए किसकी? स्मॉल बी की। स्मॉल बी की एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछिए, मतलब स्मॉल बी को हम लोग क्यू कंसिडर करते हैं, है ना। अगर अब हमें क्यू निकालना है तो क्यू इनमें से कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? ये देखो, सबसे पहले जीनोटिपिक नंबर के अंदर क्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पर है, और कहाँ है? यहाँ पर है।
ठीक है, तो स्मॉल बी और इसके अंदर सिर्फ एक बी प्रेजेंट है, सिंगल बी प्रेजेंट है, इसके अंदर दो बी प्रेजेंट है, इसके अंदर सिंगल स्मॉल बी प्रेजेंट है और यहाँ पर डबल दो स्मॉल बी है ना। तो ये तो हम पूरा लेंगे और इसका क्या लेंगे, हाफ लेंगे, हाफ है ना। और जितना टोटल है, जितना जीनोटिपिक नंबर टोटल है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हमें क्यू निकालना है तो इसमें से हाफ लिया हमने, इसको इसका हाफ लिया और ये पूरा लिया। देखो क्यू निकालना है, स्मॉल बी की पूरी फ्रीक्वेंसी, पूरा नंबर लिया, कैपिटल बी स्मॉल बी का हाफ नंबर लिया और टोटल से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 15 हो गया, 15 30/110 कितनी वैल्यू निकल के आई क्यू की, 0.2727। ये क्यू क्या, पॉइंट में अगर कोई नंबर निकला है तो वो क्या निकलती है, फ्रीक्वेंसी निकलती है। कैसे सही था, आंसर तो गलत आ रहा है लेकिन 0.27 नहीं आ रहा आंसर। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन देख लो, किसने करना है क्वेश्चन, और तुम्हारा क्या नाम है, कृष्णा। इन्हें पॉपुलेशन ये करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये जाना है तुम लोगों को। इन्हें पॉपुलेशन, बाकी भी टाइम लो और करो, उस क्वेश्चन को बनाओ। हो गया, जतिन हो गया। आयुष तुम्हारी क्लास की है, आयुषी, अनुष्का, अच्छा आयुषी, अनुष्का। ये तुम्हारे साथ में एक और रहती थी, उसका वो कौन थी, शिवानी। सबको आया समझ में, जीनोटिपिक नंबर दिया हुआ है, फिर से फ्रीक्वेंसी पूछिए तो वही सेम प्रोसेस करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है, अगर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो तुम कैसे सॉल्व करोगे। कौन सा क्वेश्चन है, ये बनाओ जरा, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। अच्छा ये जो तीन बच्चे हैं, मुस्कान, प्रशांत, श्वेता, तीनों यही हो। यस मैम। तुमसे हो रहा है सॉल्व, मैम यस मैम। हो रहा है, हाँ। ठीक है बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एच एलील एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एच इन द गिवन पॉपुलेशन। expected number of HH in the given population, HH जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक वो पूछ रहा है। हाँ वैल्यूज ऊपर रही, ये रहा। हो गया, देखो नीचे देखो, 50 हो गया, कितना आंसर आया, 0.6 तो वो आ रहा है एचपी और उसका स्क्वायर करेंगे 0.36।
जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 0.6, 0.36, 0.36 फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी 0.36। सिंगल एच कितना आया? 0.6 आया, स्क्वायर करेंगे 0.36। सबसे बन रहा है? तुम तो लगे पड़े हो, क्या एक्सचेंज हो रहा है? तुमसे हो गया? कैसे बनाए हो? बस में बन गया, बना दिए हम। हाँ हाँ बताओ बताओ। हम्म हम्म ठीक है, ये मैं भेज दूंगी। इसमें एक दो क्वेश्चन और है, देख लेना। इकोसिस्टम के, पूरे इकोसिस्टम के बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड बस, ठीक है, तो पढ़ लेना उसको एक बार। थैंक यू चलो, मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय।